Hello students. So now moving to the next topic, that is heating effect of electric current. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि कोई भी जब इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या होता है कि जो बैटरी या सेल हम कनेक्ट करते हैं उसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होता है, करंट किसी भी सर्किट में फ़्लो करने लगता है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी। अब तो वो करंट जो भी फ़्लो कर रहा है सर्किट में, अब उसको क्या है, हमें अगर मेंटेन करना है पूरे सर्किट में कि करंट फ़्लो होता रहे और वो स्टॉप ना हो, वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या होता है, जो भी हमारा सोर्स है, जैसे करंट बैटरी है या सेल है या जो भी हमारा उसके करंट का सोर्स है, उसको क्या होता है ज़रूरत कि वो अपनी एनर्जी जो भी हम वो अलग से जहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करता रहे, जो भी सोर्स है। तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी हमने सेल या बैटरी कनेक्ट की उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं और फिर उसी की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो जो अभी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, कुछ एनर्जी तो यूज़ होती है यूज़फुल वर्क के लिए। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन डूइंग यूज़फुल वर्क। जैसे कि हमारा फ़ैन है, फ़ैन वर्क कर रहा है तो फ़ैन क्या होता है, उसके जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से वर्क हो रहा है। तो जो एनर्जी हम अप्लाई मतलब जो हम दे रहे हैं एनर्जी उस सर्किट में, वो क्या हो रही है, एक तरीके से एक वर्क में यूज़ हो रही है कि फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट हो रहे हैं। और लेकिन जो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो क्या होती है, डिसिपेट हो जाती है हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में निकलती है। कोई भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर हम देखें तो क्या होती है, जो अगर वो वर्क कर रही है काफ़ी टाइम से, तो उसको अगर हम टच करके देखें तो क्या होता है, वो हमें ही गर्म फील होती है, मीन्स वो हॉट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी तरीके से क्या हो रहा है, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, मीन्स हीट के फॉर्म में निकल रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो भी करंट अगर किसी भी सर्किट में या किसी भी डिवाइस में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि वो करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी वजह से जो भी डिवाइस है हमें वो क्या होती है, हॉट फील होती है। तो ये यही था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी वजह से जो ये इफ़ेक्ट है इसको हम कई तरीके से यूटिलाइज़ भी करते हैं, मीन्स इसका हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जो कि क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें हम जो इस करंट की जो प्रॉपर्टी के एक तरीके से हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, करंट की एक प्रॉपर्टी है जो कि ये क्या करती है, हमें हीट प्रोवाइड करती है, हीटिंग इफ़ेक्ट देती है, एक तरीके से हीट प्रोवाइड भी करता है करंट। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या करते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं, किस तरीके से, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। अब अगर हम किसी ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, मीन्स अगर किसी का सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी होगी, या उसको हम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम अगर हम सपोज़ करते हैं कि कोई सर्किट है उसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या है, आई करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो वी हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस है उसमें तो आर रेजिस्टेंस हो जाएगा। और क्या हो रहा है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो उसमें फ्लो हो रहा होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्यू है। तो ये सब चीज़ें हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि करंट आई फ्लो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। तो ये हमने सपोज़ किया कि अगर कोई सर्किट है तो उसमें ये कॉम्पोनेंट चीज़ें हो रही होंगी और करंट फ्लो हो रहा होगा और चार्ज भी मूव करके फ्लो हो रहा होगा, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो अब जो जैसे चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर फ्लो कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में फ़्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में फ़्लो कर रहा होगा। तो उसको हम सपोज़ कर ले रहे हैं कि टी हो गया टाइम। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम वर्क डन की बात करें कि मीन्स अगर कोई एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ काम हमें मीन्स जो है वो एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तभी वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो अगर कोई भी वर्क हो रहा है और वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम टी में हो रहा है, तो वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन होगा किसके इक्वल होगा, जो भी इसके अक्रॉस जो भी क्या है पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनटू चार्ज, मीन्स जितना चार्ज फ्लो किया है वो इनटू जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन W जो होता है वो VQ होता है। अब VQ और ये जो यहाँ से P जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है, P का मतलब है पावर, मीन्स एनर्जी। कोई भी वर्क डन हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी हमें प्रोवाइड हमें देनी पड़ेगी। तो ये है P = W/T होता है, मीन्स एक कोई भी चार्ज फ्लो करने के लिए जो भी हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक इसको फ्लो करने के लिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम T में, वो किसके इक्वल होगा, P के। ठीक है, मीन्स वर्क डन इन टाइम T विल बी इक्वल टू पावर। तो ये होता है P = W/T। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अगर हम यहाँ पे W की वैल्यू ये जो है इसको हम पुट कर दें तो P की जगह पे ये P था, P = W/T। ठीक है, यहाँ पे ये जो W की वैल्यू, W हमें पता है कि V × Q होता है, अगर इसकी जो हमने पुट कर दिया W की जगह पे तो क्या हो गया, VQ/T हो गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमें पहले से ही हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा हुआ था कि I = Q/T होता है, करंट = चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो ये Q/T जो ये इतना पार्ट है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, I से। अगर इसको हम I से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P = V × I। P = V × I हो गया। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला। अब इसी में हम क्या करें, अब इसमें अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, T से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स जो टाइम था उससे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड के इक्वेशन को, P × T कर दें और यहाँ पे भी T, दोनों साइड हमने T से मल्टीप्लाई किया तो P × T क्या हो जाएगा, H। जो हम हीट की बात कर रहे थे कि इतनी हीट उसमें ये जो किसी भी करंट में, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो जो हीट डिसिपेट हो रही है वो कितनी होगी, तो उसको P × T के इक्वल होगी, तो वो H हो जाएगा। उसकी जगह पे हमने H कर दिया और V × I × T हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हम फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं कि और किसके इक्वल हो सकता है, कि किस फॉर्म में हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्योंकि हमें अगर ये वैल्यूज़ नहीं पता है तो हमें अगर कोई और वैल्यूज़ दी हुई हैं किसी और चीज़ की तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हमें V की वैल्यू हमें पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V = IR होता है, तो V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं। तो V की जगह पे हमने क्या लिख दिया, IR। ठीक है, IR। अब यहाँ पे I क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो इसलिए यहाँ पे I का स्क्वायर हो गया, I²। अब × R × T, तो हमें एक ये फॉर्मूला मिल गया, H = I² RT। तो ये जो हीट डिसिपेट होगी वो इसके इक्वल होगी। तो इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो H = I² RT को क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो भी करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसमें जो हीट डिसिपेट हो रही है उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफेक्ट क्या होती है और उसका जो हम कैसे कैलकुलेट अगर हमें करनी होगी हीट, तो हमने उसका फॉर्मूला भी देख लिया कि कैसे हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अभी हमने बताया कि हम जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, कई सारी प्रैक्टिकली उसको हम यूज़ कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट को। उस एनर्जी को वेस्ट ना जाए हमारी एनर्जी, उसको हम किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए हम हमारे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होते हैं, मीन्स प्रैक्टिकली कई सारी चीज़ों में इस हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं। तो क्या क्या ऐसी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है। आयरन हमें पता है आयरन होता है जिससे हम अपने क्लोथ्स आयरन करते हैं, तो वो एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट को, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसी को यूटिलाइज़ करता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट होता है और इसी की वजह से हम अपने क्लोथ्स को आयरन कर सकते हैं। जैसे टोस्टर है, टोस्टर हम यूज़ करते हैं टोस्ट करने के लिए ब्रेड को। तो
वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, तो वो भी हीटिंग इफेक्ट कि उसी से हीट होती है, हीट एनर्जी से वो क्या हो जाता है, तो हमारा जो भी ब्रेड है वो टोस्ट हो जाता है। अवन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसको हम कुक करते हैं या उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक केटल है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है, उसी की वजह से वो हीट होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और हीटर भी इसी तरीके से वर्क करता है। और हमारा जो बल्ब है वो भी इसी पे वर्क करता है एक तरीके से। लेकिन जो बल्ब होता है, जैसे हमें पता है ये बल्ब है, इसमें जो बीच का इसका जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, जब बहुत सारा करंट इसके अंदर जब करंट जब जाता है तो क्या होता है, इसी की वजह से ये जो फिलामेंट क्या होता है, हीट अप हो जाता है, हीट हो जाता है। और इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो हीट हो जाने की वजह से ग्लो करने लगता है, मीन्स लाइट प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट का ही ये एप्लीकेशन है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है कि इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि वो जो इसका फिलामेंट है जो अंदर लगा होता है बल्ब के, वो लाइट प्रोड्यूस करने लगता है और वो ग्लो करता है। इसी वजह से बल्ब ग्लो करते हैं। तो जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके वो उसका जो होता है वायर, हमें देखा होगा आपने, एक वायर जैसा ऐसा बना होता है। तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन मेटल है, मेटल का बना होता है। जो ये जो टंगस्टन मेटल है इसी का क्यों बना होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। मीन्स अगर बहुत यूजुअली जो अगर मेटल है उसमें हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेटल्स मेल्ट होने लगते हैं। तो ये ऐसा मेटल है कि जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से इसको यूज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा तब भी ये मेल्ट नहीं करेगा और हीट अप होके क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरीके लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है, तो वो लाइट एमिट करने लगता है, इसीलिए बल्ब ग्लो करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसका फिलामेंट किसका बना होता है और वो क्यों टंगस्टन को ही यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता और लाइट एमिट करता है हॉट हो जाने पे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये भी एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में आपसे। इसी तरीके से एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हमारा, इसमें फिलामेंट के बारे में पूछा जाता है जो टंगस्टन का हमने बताया। और साथ ही ये पूछा जाता है कि उसके अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है। हमने ये फिलामेंट भी लगा हुआ है अंदर और ये नीचे से सील होता है। तो ये जो बल्ब का ये जो इतना स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑर्गन गैसेस फिल्ड होती हैं। तो ये गैसेस क्यों फिल की जाती हैं, ताकि ये जो वायर है इसका बाकी के जो ये और इसका जो ये स्ट्रक्चर, इसका जो ग्लास है, और इससे क्या होगा, इसका थर्मल आइसोलेशन बना रहे। मीन्स एक तरीके से ऐसा ना हो कि ये इतना ज़्यादा हीट हो उसकी वजह से बाकी के कंपोनेंट्स भी हीट हो जाएं, क्योंकि ये खुद तो मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसकी हीट बाकी और जगह जो बाकी और जो मटेरियल है वहाँ तक पहुँच जाएगी तो क्या होगा कि बाकी कंपोनेंट क्या होंगे, वो मेल्ट कर जाएंगे। तो वो थर्मली आइसोलेट रहे कि मीन्स इसकी हीट बाकी तक ना पहुँचे, तो इसके लिए ये गैसेस फिल की जाती हैं ताकि थर्मल आइसोलेशन का मतलब यही है कि किसी तरीके से दूर रहना या कोई चीज़ ट्रांसमिट ना हो पाए, आइसोलेट रहना, अलग रहना या दूर रहना। तो थर्मल आइसोलेशन में जो हीट एनर्जी है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो आइसोलेटेड रहे बाकी कंपोनेंट से। और इसकी वजह से और साथ में जो क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या साथ में क्या होता है, जो इसकी जो टंगस्टन वायर होता है उसकी भी लाइफ क्या होती है, प्रोलॉन्ग होती है। मीन्स काफ़ी टाइम तक वो मीन्स हीट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक चलता है। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो हीटअप होकर मेल्ट हो जाएंगे और ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, मेल्ट नहीं होता है। और ये गैसेस फिल होने की वजह से इसकी लाइफ क्या होती है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फ्यूज़ हो जाता है तो मीन्स वो वायर जो होता है जो फिलामेंट का, वही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तभी वो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो मीन्स इसकी वायर की वजह से मीन्स काफ़ी टाइम तक वो चलता है और वो मीन्स ब्रेक नहीं होता है। इसी तरीके से एक और जो एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, वो क्या है, फ्यूज़ क्या होते हैं, हमारे जो घरों के जो
हमारे इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होती है, जो पूरा सर्किट होता है हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें क्या होता है, फ्यूज़ लगाया जाता है। आप लोग ने सुना ही होगा, आप सबके घर में लगा होगा फ्यूज़। फ्यूज़ का यूज़ क्या होता है कि अगर हमारे कोई भी मतलब जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अगर कभी क्या हो, बहुत ज़्यादा करंट होता है कि कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है। तो इतना ज़्यादा करंट अगर आएगा तो हमारी जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा करंट की वजह से, क्योंकि हर डिवाइस का एक लिमिट होती है कि इतना ही वो करंट बियर कर सकती है, उतना ही करंट वो बियर कर सकती है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा करंट होगा तो वो ज़्यादा करंट की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कभी करंट आ जाए और उसकी वजह से ख़राब हो जाए, तो ये फ्यूज़ लगाया जाता है हमारे घरों के इलेक्ट्रिक सर्किट जो पूरा होता है उसमें, ताकि अगर कभी ज़्यादा करंट आए तो बाकी की डिवाइसेस पे कोई इसका इफ़ेक्ट ना हो। तो फ्यूज़ करता कैसे है काम, एक तरीके से ये क्या होता है, पहले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अभी हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ये एक तरीके से ड्रॉबैक के फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे यही जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक जो था, वही हमारे लिए एडवांटेज बन जाता है। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एक तरीके से ड्रॉबैक था ना, कि अगर कई सारे डिवाइसेस एक लाइन से सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और अगर कोई एक बीच में ख़राब हो जाता है कंपोनेंट, तो उसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज़ एक तरीके से तो डिसएडवांटेज थी, लेकिन यहाँ पे फ्यूज़ के केस में यही हमारे लिए एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि इस फ्यूज़ को अगर हम बीच में, कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं हमारे जो घरों के पूरे सर्किट में, और बीच में हमने एक क्या किया है, फ्यूज़ हमने बीच में यहाँ पे भी हमने कनेक्ट किया, सप्लाई आ रही है और एक जगह पे हमने फ्यूज़ कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर ज़्यादा करंट आता है तो ये जो फ्यूज़ वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसकी वजह से बाकी जो डिवाइसेस हैं उसमें करंट नहीं पहुँच पाता, तो बाकी की डिवाइसेस ख़राब नहीं हो पाती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे ये इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है, इसीलिए हम फ्यूज़ को सीरीज़ में प्लेस करते हैं कि ब्रेक अगर सर्किट ये फ्यूज़ वहाँ से ब्रेक होगा तो बाकी डिवाइसेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्यूज़ क्या होता है, एक तरीके से एक मेटल होता है, मेटल का वायर होता है जो कि लगाया जाता है, ये उसका एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हर मेटल का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक ऐसे कि जो नॉर्मली कोई थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर आए तो उस पर वो मेल्ट हो जाए वायर। अभी पता है कि जो मेटल्स होते हैं हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, तो एक डेफिनेट टेम्परेचर में थोड़ा सा एक लिमिट होगी कि इतने टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट कर जाए। तो ऐसे मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे कौन कौन से मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये लेड है, इसी तरीके से और भी मेटल्स हैं यूज़ किए जाते हैं। तो वो एक मेटल वायर होता है, वो उसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी क्या होता है कि हमने बताया कि हाई करंट जब फ्लो होता है, वोल्टेज हाई होता है, इसकी करंट हाई फ्लो होने लगता आ जाता है अचानक से, कभी कभी जब कोई प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो क्या होता है, हाई करंट जब फ्लो करेगा तो जो फ्यूज़ वायर होगा, मीन्स अगर हमने उसको बीच में सर्किट में, पूरे अपने घर के जो सर्किट में कहीं पे कनेक्ट किया हुआ है फ्यूज़ को, तो क्या होगा, हाई करंट जैसे आया हमारे सोर्स से, जहाँ से भी हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है वहाँ से सोर्स से आया, तो क्या हो गया, जो फ्यूज़ का वायर है वो मेल्ट हो जाता है। अगर वो मेल्ट हो गया मीन्स वहाँ से क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो गया। मेल्ट होके क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा वायर, तो जो सर्किट है पूरा घर का जो पूरा सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, फिर उसके आगे करंट नहीं जा पाता और क्या हो जाता है, बाकी की डिवाइसेस वर्क नहीं करती हैं। तो ये यूज़ है हमारे फ्यूज़ का, इसीलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि बाकी की डिवाइसेस ख़राब ना हो, हाई करंट अगर कभी आए तो उस केस में। तो जो हमारे फ्यूज़ जो भी हम डोमेस्टिक पर्पज़ मीन्स घरों में जो भी हम फ्यूज़ लगाते हैं यूजुअली वो कितने एम्पियर इस करंट में के होते हैं, जितना वो बियर कर सकते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर के इस रेंज के लगाए जाते हैं, जो कि जब हाई करंट आता है मीन्स एक लिमिट होती है कि हाँ इतना लिमिट का करंट होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा करंट आएगा तो उसके बाद वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि फ्यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ फ्यूज़, उसके लिए कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं और उसका कैसे वर्क करता है, ये भी पूछ सकते हैं। और साथ में ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्लेस कैसे किया जाता है, पैरेलल प्लेस किया जाता है या सीरीज़ में प्लेस किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, वो ये इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने पढ़ा, लेकिन उसको अगर हमसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाएगा डिफ़ाइन कैसे करना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, तो उसको अगर हम अभी हमने जैसे बताया कि क्या होता है P = W/T,
टी अभी बताया था। तो एक तरीके से अगर अपॉन टी में करके कुछ भी हो जाता है उसको हम क्या एक तरीके से रेट बोलते हैं कि एक डेफिनेट टाइम में कोई चीज़ हो रही है या एक डेफिनेट टाइम के लिए किसी भी चीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये W है, मीन्स वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये P क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, मीन्स एक डेफिनेट टाइम में जितना भी वर्क डन हो रहा है वो क्या होगा, पावर उसको कहेंगे। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मीन्स पावर कोई भी वर्क हो रहा है, अब वर्क हो रहा है तो उसमें एनर्जी भी लग रही होगी, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन का जो रेट है उसको पावर कहते हैं, या फिर एनर्जी के कंजम्पशन का जो रेट है उसको पावर कहते हैं। तो P इक्वल्स टू W अपॉन टी होता है, वही चीज़ हमने किया, P इक्वल्स टू W अपॉन टी और W हमें पता था V अपॉन VQ होता है जो अभी बताया था, और VQ और यहाँ पे और VQ अगर हमने यहाँ इसको पुट किया तो Q अपॉन टी जो हमने अभी पीछे किया हुआ था, P इक्वल्स टू VQ अपॉन टी, और ये Q अपॉन टी क्या हो गया था, I, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज अपॉन टाइम इक्वल्स टू करंट होता है, तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया था P इक्वल्स टू VI। तो ये फॉर्मूला भी कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है तो इसकी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आपको डेफिनेशन के लिए ये अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर तो आपको ये लिखना है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, और ये फॉर्मूला लिखेंगे और साथ में ये भी शो करेंगे कि W इक्वल्स टू ये होता है, VQ होता है, और VQ को अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा ये P इक्वल्स टू VI आ जाता है। अब इसी को अगर हम और इसको मॉडिफाई करें तो V की जगह हमें पता है ओम्स लॉ से इक्वल्स टू IR होता है, तो इसकी जगह पे हमने IR कर दिया, और यहाँ पे जब IR कर दिया तो I क्या हो गया, 2 हो गया, तो I स्क्वायर इंटू R हो गया। तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसी को हम इस तरीके से V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसकी हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होगी, पावर की SI यूनिट है वॉट, जिसको हम क्या करते हैं W से डिनोट करते हैं, W से, और 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि पावर इसके लिए, पावर के लिए क्या है, वॉट है, V के लिए मीन्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 1 वोल्ट, एंड I की जो है वो 1 एम्पियर। तो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा, और 1 इसको हम इस तरीके से शॉर्ट में भी इक्वल्स टू 1 VA भी लिख सकते हैं। अगर हम किलोवाट की बात करें तो किलोवाट क्या होता है कि मीन्स 1000 वाट के इक्वल होगा 1 किलोवाट। किलो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 10⁻³ होती है, मीन्स 1000 में उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, 1000 वोल्ट, सॉरी वाट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट। अब 1 वाट आर, ये WH का मतलब है वॉट आर। 1 वॉट आर किसके इक्वल होता है, 1 वॉट आर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। मीन्स अगर 1 आवर के लिए हम 1 वॉट ऑफ पावर यूज़ करेंगे, मीन्स 1 वॉट पावर जो है हमारी, उसको अगर हम 1 घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 वॉट आवर के इक्वल होगी। तो एनर्जी जब हमें मेजर करनी होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक पावर की यहाँ पे हमने बात की थी वो P है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी उसको हमें मेजर करना होता है, तो हम इसको मेजर करते हैं वॉट आवर में, कि मीन्स इतने टाइम में कितनी पावर यूज़ हुई है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में जितना पावर यूज़ होता है वो इक्वल्स टू एनर्जी हो जाएगा। तो इसीलिए अब यूजुअली वॉट आवर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो घरों में जो पावर आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो वॉट आवर में नहीं, वो किलो वॉट आवर में होती है, मीन्स किलो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो किलो में मेजर करते हैं। तो किलो वॉट आवर में हमेशा आपने घरों में देखा होगा, तो किलो वॉट आवर में जो भी होती है एनर्जी जो होती है उसको मेजर करते हैं। तो इसके 1 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होगा, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो किलो वॉट है, तो उसको हम अगर वॉट में कन्वर्ट करें तो 1000 वॉट हो गया। आर की बात की है तो आर में 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करके। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 10⁻³ 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकेंड, क्योंकि ये वॉट है और ये सेकेंड है
ये वॉट सेकेंड हमने लिखा और ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 6। और वॉट सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। जूल जो है ये किसकी है 1 किलोवाट आवर की यूनिट है, मीन्स एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको, एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। यूनिट इसकी यूनिट थी, पावर की यूनिट क्या थी, वॉट थी, और एनर्जी को जो हम मेजर कर रहे हैं तो एनर्जी को मेजर करेंगे हम जूल में, तो ये उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे बचे हुए हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आप रिवाइज कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरीज हैं देन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।